हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको जनरल साइंस की 300 प्लस साइंस के क्वेश्चंस हैं। 300 का जो आपको क्लासेस मिलेगा, 300 जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस, भौतिकी विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तीनों के 300 प्लस क्वेश्चंस का आपको कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। ये वो क्वेश्चन है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आज तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इन क्लासेस को आपको आसानी से अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। आपको मैं बताता हूँ, ये जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस बेस्ट है और ये लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी क्लासेस बेस्ट है। तो आपको इन क्लासेस को अच्छे तरीके से रीड करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल पजेसिस डैश हैंस दे आर टर्न्ड बाई फास्ट वाइंड। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वाइंड मिल क्या होती है? पवन चक्की। बायलैंग्वेज क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करोगे। 300 प्लस साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आज से आपको 4-5 दिन तक। उसके बाद में आपकी लाइव क्लासेस चलेगी चैनल पे। उन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन करें आप आने वाले टाइम में। तो ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल पजेसिस हैंस दे आर टर्न्ड बाई फास्ट वाइंड, इसका मीन्स क्या है? वाइंड मिल क्या होती है? पवन चक्की होती है, और पवन चक्की के अंदर जो ब्लेड होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। रोटेट कब करते हैं? जब उनके अकॉर्डिंग फास्ट वाइंड टकराती है। अब ये नहीं पूछ रहा कि ये रोटेट करते हैं नहीं करते, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस ये पूछ रहा है जो ब्लेड्स होते हैं वाइंड मिल के, पवन चक्की के जो ब्लेड होते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी एनर्जी होती है? तो इसका आंसर आपको पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी वह ऊर्जा होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर आराम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh। एम को होता है, एम क्या होता है? मास होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी वस्तु का मास होता है द्रव्यमान। मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और ग्रेविटी को बोलते हैं गुरुत्व। ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? गुरुत्व। और एच होता है हाइट। तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस? जो वाइंड मिल होती है, पवन चक्की होती है, उसके जो ब्लेड होते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और बायलैंग्वेज बता रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो हैंस दे आर ट्रेंड बाई फास्ट वाइंड। जब कब रोटेट करेंगे? जब इनके ऊपर हवा टकराएगी, और हवा टकराएगी तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? ब्लेड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी तो कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। किसमें? वाइंड मिल के ब्लेड्स के अंदर, पवन चक्की के ब्लेड के अंदर। जब हवा टकराएगी तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है गतिज ऊर्जा होती है हिंदी में। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आपने पढ़ा होगा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, एथलेटिक्स दौड़ रहा है, गाड़ियां चल रही है, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जो वस्तु मोशन में है, जो वस्तु गति कर रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जो वस्तु रेस्ट में है, उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए डार्क स्किन मैन। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक डार्क स्किन मैन क्या होता है? डार्क स्किन मैन होता है जिसकी चमड़ी काली हो, काले रंग की हो, एज कंपेयर टू फेयर स्किन मैन। और एक फेयर स्किन मैन कौन सा होता है? जिसकी चमड़ी गोरी हो, गोरे रंग का हो, व्हाइट कलर का हो। इसका रीजन बताओ, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फिजिक्स में क्यों आया ये क्वेश्चन। तो ये जो डार्क स्किन मैन होता है ना, काले रंग का जो व्यक्ति होता है, वो कैसा अनुभव करता है फेयर स्किन मैन से? तो वो लेस हीट और लेस कोल्ड का अनुभव करेगा। कैसे? अब आप ध्यान से सुनिए। काले रंग का व्यक्ति है, उसको लेस हीट का एक्सपीरियंस होगा। लेस हीट्स मतलब कम गर्मी, और लेस कोल्ड्स मतलब कम ठंड, क्योंकि उसकी जो चमड़ी का कलर है वो कैसा है? ब्लैक है। इसलिए उसको ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होगा, उसको कम ठंड और कम गर्मी का अनुभव होगा। लेस हीट मतलब कम गर्मी, और लेस कोल्ड मतलब कम ठंड का अनुभव होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक या कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताए जा रहे हैं। आपको ये मत सोचना कि आपको हिंदी लैंग्वेज में नहीं करवाए जा रहे, तो आप ध्यान से दोबारा पढ़िए। व्हाट डिवाइस इज यूज टू, एक ऐसा उपकरण बताएं। डिवाइस को क्या कहा जाता है? उपकरण कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है। ऐसा यंत्र बताएं जो क्या काम करता है? ब्रेक कर देता है या कंप्लीट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्रेक कर देता है या कंप्लीट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं? विद्युत परिपथ।
विद्युत परिपथ सुना होगा, ऐसे होते हैं विद्युत परिपथ, जिसमें एक तो बैटरी का निशान होता है, एक कुंजी का निशान होता है। कुंजी को क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। कुंजी को क्या बोलते हैं? स्विच। तो पूरा कौन करता है उसको? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट बहता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस रास्ते से विद्युत धारा जाती है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस रास्ते से विद्युत धारा जाती है उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हिंदी में हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्रेक करने का, ब्रेक का मतलब उसको तोड़ने का काम और उसको पूरा करने का काम कौन करता है? स्विच करता है, जिसको आप कुंजी कहते हैं। कुंजी सुना होगा, कुंजी ऑफ है या ऑन है, स्विच ऑन है या ऑफ है। तो कुंजी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। ये कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर बताना है, ऐसा तापमान बताना है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होंगे? बराबर होंगे। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप बताइए, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान होता है। और तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई मात्रक को, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन का सिंबल क्या होगा? के होगा। केल्विन का सिंबल क्या होगा? के होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। केल्विन का सिंबल के होगा। यहां पर बात किसकी की जा रही है? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहा जाता है, आपको मैं बता देता हूं। सेल्सियस का पुराना नाम सेंटीग्रेड था। सेल्सियस को डिग्री सी से और फ़ारेनहाइट को एफ डिग्री से डिनोट किया जाता है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये नॉर्मल यूनिट है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। जिस पर -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर क्यों होते हैं। उसका फॉर्मूला नोट कर लो। F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू F बराबर होगा 9/5, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको क्या काम करना है? -40 डिग्री की वैल्यू यहाँ सेल्सियस में रख देनी है और आपका आंसर भी क्या आएगा? -40 डिग्री ही आएगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। फिर भी समझ में ना आए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्रैक्ट गुरु टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना क्रैक्ट गुरु के नाम से, आपको डायरेक्ट भी वहां से चैनल सर्चिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसको क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन। हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वेग में परिवर्तन और डिवाइड बाई समय। वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, ये किसका फॉर्मूला है? त्वरण का फॉर्मूला है। वेग क्या होता है? वेग होता है वेलोसिटी। वेग क्या होता है? वेलोसिटी, जिसको स्पीड भी कहा जा सकता है एक प्रकार से, लेकिन फर्क है स्पीड और वेग में, दोनों में। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहा है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस में अंदर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अंग्रेजी में हो गया। हिंदी में वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। तो वेग का फॉर्मूला होगा विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन और टाइम का, समय को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये बात कह रहा है एक्सेलरेशंस के अंदर जो डायरेक्शंस को कौन बताएगा? वो होता है नेट फोर्स। क्या कहा जाता है उसको? नेट फोर्स। फोर्स मतलब नेट फोर्स एक ही बात है, बल। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस को हमेशा कौन बताता है? बल बताता है। बिना फोर्स के एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन नहीं पता चलती। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? नेट फोर्स, बल आएगा इसका राइट आंसर। इनकी डिटेल है वो आपको स्पेशल क्लासेस मिलेगी। 4 तारीख से हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो लाइव क्लासेस चलेगी, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब है आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सभी बायोलॉजी के टॉपिक्स अलग रहेंगे, फिजिक्स के अलग रहेंगे, केमिस्ट्री के अलग रहेंगे। 4 तारीख से लाइव क्लासेस चलेगी आपके लिए इस चैनल पे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम।
एक ऐसा प्रिंसिपल बताना है जो एटम बम के अंदर काम करता है। एटम बम के अंदर, एटम बम आपको पता है परमाणु बम होता है। परमाणु बम जानते हो? परमाणु बम किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से। किससे बनाया जाता है परमाणु बम? परमाणु बम यूरेनियम से बनाया जाता है। यूरेनियम आपको पता है, यूरेनियम का सिंबल होता है यू। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? यू। और एक बनाया जाता है थ्योरियम से। यूरेनियम और थ्योरियम दो होते हैं। जनरली यूरेनियम से बनता है ज्यादातर। तो एटम बम बनाया जाता है। ये नहीं पूछ रहा किससे बनाया जाता है, ये पूछ रहा है कि परमाणु बम है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम आता है, कौन सा सिद्धांत काम आता है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन को हिंदी में नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन सुना होगा आपने, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है हिंदी के अंदर न्यूक्लियर फिजन को। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है परमाणु के नाभिकों का टूटना। परमाणु के नाभिकों का टूटना। परमाणु के नाभिकों का टूटना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। न्यूक्लियर फिजन आपने सुना होगा, नाभिकों का टूटना। परमाणु के नाभिक, जैसे यूरेनियम टूटेगा तो क्या बनेगा? परमाणु बम बनेगा। यूरेनियम के नाभिक, यूरेनियम का जो नाभिक टूटेगा तो क्या बनेगा? परमाणु बम बनेगा। और वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बोलेंगे। नाभिकीय विखंडन समझ में आ गया? न्यूक्लियर फिजन को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसको क्या कहते हैं? नाभिकों का जुड़ना। नाभिकों का जुड़ना अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन नहीं बोलेंगे इसको, तो फिजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन, FUSION। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस में होती है? सूर्य में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस में होती है? सूर्य के अंदर। क्या बनता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम गैस का निर्माण होता है। ये ज्यादा हो गया, अभी इतना ज्यादा नहीं बताना था। थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से, आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आपको लगभग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाकी इनके स्पेशल टॉपिक आएंगे, उनमें आपको डिटेल से करवाई जाएगी ये चीजें। आपको मैं जनरली लेबोरेटरी असिस्टेंट के 300 साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इतने आप अपने फॉर्म वगैरह भर लो। और ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लियर फिजन हो गया। अब आपको बता देता हूं, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? आपको आंसर बताना है। उसका राइट आंसर होगा फैदम। फैदम एक यूनिट होती है जो समुद्र की गहराई मापने के काम आती है। क्या बोलते हैं? फैदम कहा जाता है इसको। फैदम याद रखना, ऐसे फैदम एक यूनिट है, कभी सोचोगे ये क्या है, याद रखना है। फैदम एक यूनिट होती है जो क्या काम करती है? समुद्र की डेप्थ को मापती है। सी ऑफ डेप्थ, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को मापने की यूनिट है फैदम। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बता रहा हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाई? एस्टिग्मेटिज्म किसके द्वारा करेक्ट किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म एक प्रकार का आंखों का रोग होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? आंखों का रोग होता है जिसको अबिंदुकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब क्या होता है? अबिंदुकता का मतलब होता है बैंगापन। बैंगापन जानते हो? जनरली आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें टेढ़ी होती है। उनकी आंखें क्या होती है? टेढ़ी होती है। इसका मतलब होता है उनका कॉर्निया गोल नहीं होता। कॉर्निया आंख का पार्ट है। कॉर्निया को हिंदी में श्वेत मंडल कहा जाता है। कॉर्निया अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में श्वेत मंडल कहा जाता है। उनका कॉर्निया पूरी तरह से गोल नहीं होता। पूरी तरह से गोल नहीं होता तो वो थोड़े ऐसे टेढ़े देखते हैं। तो उनको कौन सा रोग कहा जाता है? एस्टिग्मेटिज्म रोग। समझ में आ गया होगा। अबिंदुकता कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म को। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अबिंदुकता कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म को। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके अंदर कौन सा लेंस यूज होगा? आपको पता है शॉर्ट साइटनेस होता है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा हूं मैं। तो निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें तो लेंस होता है अवतल लेंस यूज होता है, आपको पता है। कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, नेगेटिव पावर का चश्मा निकट दृष्टि दोष में। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस यूज होता है जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस, जिसको पॉजिटिव पावर का चश्मा लगता है। समझ में आ गया। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म का रोगी होता है उसको टेढ़ा दिखाई देता है, तो इसलिए उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है? सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस लगता है? सिलेंड्रिकल लेंस, जिसको क्या कहा जाता है? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस यूज होता है? बेलनाकार लेंस यूज होता है, बेलन के आकार का सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैम्बर्ट्स लॉ।
लैम्बर्ट्स लॉ एक प्रकार का, लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट थे, उनका एक नियम था। वो किससे नियम रिलेटेड था, ये +2 का क्वेश्चन है, +1 2 का। आपकी जो फिजिक्स +1 2 की फिजिक्स है ना, उसका क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का। 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है ये। देखो आपसे 10वीं क्लास के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 9th क्लास के भी, और +1 2 के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर तरीके से अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज इन क्लासेस को पढ़ लेना है। इस चैनल पे आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट गुरु चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्यूमिनेशंस। इल्यूमिनेशंस क्या होता है? इल्यूमिनेशंस को क्या करता है, रिलेटेड होता है लैम्बर्ट्स लॉ। इल्यूमिनेशंस एक लाइट से संबंधित शब्द है। इल्यूमिनेशंस लाइट से संबंधित शब्द है, जिसका मतलब होता है रोशनी। इल्यूमिनेशंस का मतलब होता है रोशनी। समझ में आ गया होगा। लुमिनस तो सुना होगा, लुमिनस चमकीला। लुमिनस का इन्वर्टर आता है, लुमिनस का इन्वर्टर आता है, उसको इल्यूमिनेशंस के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। इल्यूमिनेशंस का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, ऐसे आप बोलोगे। तो लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स का नियम है, वो किससे रिलेटेड है? रोशनी, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। समझ में आ गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी बैटरी बतानी है जो क्या काम करती है, एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी क्या बैटरी क्या होती है आपको पता है, दो सेलों को जोड़ दोगे तो एक बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी में एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। और वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, उसको क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूं, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और वो किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी क्या काम करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, इसीलिए उसको बैटरी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। ये 10 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगी? ध्यान से सुनिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग सुना होगा आपने, अनुदैर्ध्य तरंग हिंदी में बोलते हैं इसको। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज। लेस देन 20 हर्ट्ज का मतलब होता है उसकी वैल्यू 20 हर्ट्ज से क्या होगी? कम होगी। 20 हर्ट्ज से कम होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी वेव, वो वेव कौन सी वेव कहलाएगी? आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। 20 हर्ट्ज से HZ से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान इन ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि को कौन सुन सकता है? इंसान सुन सकता है, मानव सुन सकता है। इनको कहा जाता है ऑडिबल वेव। क्या कहा जाता है? ऑडिबल वेव, सुनने वाली तरंगें, ऑडिबल वेव कहा जाता है। बट अब बात किसकी की जा रही है? हर्ट्ज क्या होता है ये सुनो। हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये बात कर रहा है 20 हर्ट्ज से अगर कम होगी किसी भी तरंग, कोई भी तरंग 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो उसको कौन सी तरंग कहा जाएगा? उनको कौन सी तरंग कहा जाएगा? इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है अवसर्व्य तरंगे। क्या कहा जाता है? अवसर्व्य तरंगे। अवसर्व्य तरंगे हिंदी में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। 20 HZ से कम वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अवसर्व्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। एक होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की तरंगों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव होती है प्रासर्व्य तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? प्रासर्व्य तरंगे होती है अल्ट्रासोनिक वेव। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अल्ट्रासोनिक वेव आएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अल्ट्रासोनिक वेव को प्रासर्व्य तरंगे कहा जाता है, और इसका आंसर क्या आएगा? इंफ्रासोनिक वेव। ये इंफ्रासोनिक वेव है, और दूसरा मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था वो अलग है। 12th क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस ऑफ स्टार। स्टार, सूर्य का जो सूर्य की जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, सितारे होते हैं, उनको मेजर्ड किससे किया जाता है? उनकी दूरी को किससे मापा जाता है? लाइट ईयर में। किसमें मापा जाता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। जो तारों की दूरी होती है, तारे जो स्टार्स होते हैं, उनकी दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। ये एक दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। क्या एक दूरी का मात्रक है? प्रकाश वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का, डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो राइट आंसर क्या बताओगे? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। ये भी एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इनकी वैल्यू में आपको डिटेल कंसेप्ट आएंगे, लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का टॉपिक आएगा।
चैनल पे, तो आपको मैं उनकी डिटेल में वैल्यू बता दूंगा। पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, एल्बर्ट आइंस्टीन को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था, वो किसके लिए मिला था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, सुना होगा आपने। आइंस्टीन इक्वेशंस क्या होती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन इक्वेशन होती है। और आइंस्टीन इक्वेशंस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम होता है मास और C होती है वेलोसिटी, किसकी? पार्टिकल की। किसकी? पार्टिकल क्या होता है? कण। मास और C होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है वेग और मास होता है द्रव्यमान। कण की, कण होता है पार्टिकल। समझ में आ गया होगा? अब ध्यान से सुनिए। एल्बर्ट आइंस्टीन को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव ऐसे बोलेंगे इसको हिंदी में। प्रकाश, फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, विद्युत प्रकाश प्रभाव, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज। समझ में आ गया क्यों मिला था? वो आपको बता दिया। आइंस्टीन इक्वेशंस इन्होंने रिसर्च की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? घर में विद्युत मोटर होती है, वो क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। घर में इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली से चलने वाली मोटर होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड दी, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? उन्होंने आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट कोच ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अब मैं आपको बताता हूं सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है, आपको समझ में आ गया होगा। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितने भी अलग अलग सब्सटेंस होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आकर्षण बल। ठोस, द्रव, गैस, दो तीन प्रकार की वस्तुएं होती है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है जनरली, ठोस, द्रव, गैस। वैसे 5 होती है, वैसे 3 होती है। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि जब कब की क्लासेस आएंगी तब। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थों में। वो क्यों होता है? उनके अंदर एक बल लगता है, उस बल का नाम है एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोल सकते हैं उसको। एडहेसिव फोर्स होता है चिपकने वाला बल। क्या बोलते हैं? चिपकने वाला बल। चिपकने वाला बल होता है जिसके कारण क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के अंदर। आकर्षण बल होता है अणुओं में, मॉलिक्यूल होते हैं अणु, अणुओं के अंदर आकर्षण बल, आकर्षण बल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अलग अलग सब्सटेंस में होता है, किसके कारण होता है? चिपकने वाले बल के कारण, जिसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर आर, जो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें अच्छे तरीके से बिजली गुजर जाए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सिल्वर है। बिजली का सबसे अच्छा चालक जिसमें अच्छे तरीके से बिजली गुजर जाए, वो गुड कंडक्टर होता है। और गुड कंडक्टर कौन सा है? यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर की बात की जा रही है। बेस्ट कंडक्टर तो होगा सिल्वर, जिसको बोलते हैं चांदी। बट हम चांदी यूज नहीं करते, गुड कंडक्टर के रूप में हम कॉपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर। तांबे की तार यूज होती है ना घर में, कॉपर बोलते हैं तांबा को। और तांबा का सिंबल होता है Cu, और सिल्वर, चांदी का सिंबल होता है Ag। आपको पता है ये प्रतीक होते हैं, आवर्त सारणी में आते हैं, पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर होंगे, अच्छे चालक होंगे बिजली के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड। लूजली बाउंड मतलब आसानी से आबंध बना लेते हैं। आसानी से क्या बना लेते हैं? आबंध बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 बैरल ऑफ ऑयल, 1 बैरल ऑफ ऑयल है, वो कितने लीटर के बराबर होता है? 1 बैरल ऑफ ऑयल होता है, 1 बैरल, बैरल एक यूनिट होती है ऑयल के लिए, ऑयल को मापने की यूनिट होती है बैरल। और 1 बैरल ऑफ ऑयल 159 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। ये पेट्रोल पंप वगैरह में आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी। 1 बैरल क्या होता है? तो 1 बैरल की वैल्यू 159 लीटर, 159 लीटर के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर कोई बार मैग्नेट है, इफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होती है? छड़ चुंबक। बार मैग्नेट क्या होती है? छड़ चुंबक। आपने पढ़ा होगा छड़ चुंबक ऐसी होती है, मैं बना देता हूं डायग्राम इसका। ये देखिए छड़ चुंबक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव।
तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई बार मैग्नेट को 3 भागों में काट दिया जाए, बार मैग्नेट होगी उसको 3 भागों में काट दिया जाए तो कितने पोल हो जाएंगे? एक मैग्नेट पे कितने पोल होते हैं? 2। तो 3 भागों में काट देंगे, कितने पोल बन जाएंगे? 6। पोल क्या होते हैं? ध्रुव। 6 ध्रुव बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ के 6 ध्रुव बन जाएंगे अगर 3 भागों में काट दिया जाए तो। 3 दूनी 6 हो गया, 3 × 2 = 6। दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं। इफ द बॉडी इज होलो देन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। ध्यान से सुनिए 20 क्वेश्चन। इफ द बॉडी इज होलो, अगर कोई बॉडी के अंदर होलो है, छिद्र है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां होगी? आउटसाइड द मटेरियल। जो भी मेटेरियल होगा उसके बाहर होगी। कहां होगी? जो मेटेरियल होगा उसके क्या होगी? बाहर होगी। जो पदार्थ होगा उसके क्या होगी? बाहर होगी। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ग्रेविटी होता है गुरुत्व और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है केंद्रीय गुरुत्व, केंद्रीय बल, गुरुत्व बल। उसके अंदर अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर होल्स है, छेद है छोटा सा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां काम करेगा, कहां लगेगा, कहां उपस्थित होगा? तो आउटसाइड दी मटेरियल। कोई भी पदार्थ है उसके बाहर लगेगा। कहां लगेगा? कोई भी पदार्थ है उसके बाहर लगेगा। तो ये फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आज के लिए आपके ऐसे ऐसे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बायोलॉजी का 300 का पूरा क्लासेस करवा दिया जाएगा। अगर मैं आज करवा दूंगा तो ये क्लासेस बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज आपका मैं फीडबैक जानने के लिए कोशिश करता हूं कि आपकी ये क्लास कैसी लगी। तो आपको नेक्स्ट क्लास भी मिलेगी और थर्ड क्लास भी मिलेगी। आपको अच्छे तरीके से सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो 20 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें।